गरीब की शादी। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन वह अपने मेहनती और ईमानदार स्वभाव के लिए जाना जाता था। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी जो गांव में सबकी चहेती थी। एक दिन रामू की पत्नी सरला ने रामू से कहा, मीरा बड़ी हो गई है। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम उसकी शादी धूमधाम से कर सके। रामू ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो सरला। मैं हर रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बचत नहीं हो पाती कि मीरा की शादी के लिए पर्याप्त हो। फिर आता है समाज का दबाव। गांव के सरपंच रामलाल ने एक दिन रामू से कहा, राजू भाई, मीरा अब शादी के लायक हो गई है। तुमने उसके लिए कोई लड़का देखा है? रामू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सरपंच जी, हम तो गरीब लोग हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसकी शादी धूमधाम से कर सके। रामलाल ने रामू को सांत्वना दी। पैसों की चिंता मत करो रामू, गांव के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब मिलकर मीरा की शादी का इंतजाम करेंगे। गांव के लोगों ने रामू की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने खाने पीने का सामान दिया तो किसी ने शादी के लिए कपड़े और गहने दिए। गांव की महिलाएं भी मीरा की शादी की तैयारियों में जुट गई थी। गांव के छोटे से मंदिर में मीरा और उसके पति के लिए पंडाल सजाया गया। गांव के लोग खुशी खुशी शादी में शामिल हुए। शादी के बाद विदाई का समय आया। सरला ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अपने ससुराल में सबका सम्मान कर और हमेशा खुश रहना। मीरा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। माँ, मैं आपके दिए संस्कारों को कभी नहीं भूलूंगी। रामू ने भी आंखों में आंसू लिए मीरा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार और प्यार अमीर है। तुम अपने ससुराल में यही प्यार फैलाना। मीरा की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई और सब लोग खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर रामू की बेटी की शादी करवाई, जो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और सहयोग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी मीरा और अपने बच्चों के साथ रहता था। रमेश के दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोपाल था और बेटी का नाम राधा। रमेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता था। उसके बच्चे जो कहते वो करता था। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। तो चलिए देखते हैं रमेश जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे करता है। रमेश और मीरा अपने छोटे से घर में बैठे हुए थे। घर में जन्माष्टमी की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही थी। रमेश उदासी से कहता है, मीरा, इस बार भी जन्माष्टमी आ गई, लेकिन घर में देखो, कुछ भी खास नहीं कर पाए। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान श्री कृष्ण तो दिल में बसते हैं रमेश। वो भारी सजावट से खुश नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और भक्ति करने से खुश होते हैं। रमेश सांस लेते हुए कहता है, हाँ हाँ, पर बच्चों को तो हर बार कुछ नया चाहिए। गोपाल और राधा को भी दूसरों के घर की सजावट देखकर बहुत दुख होता है। मीरा सहजता से कहती है, तुम सही कह रहे हो रमेश, पर हमें बच्चों को सिखाना होगा कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में है। तभी गोपाल और राधा बाहर से दौड़ते हुए आते हैं। गोपाल उत्साहित होकर बोलता है, पिताजी, माँ, पड़ोस के सभी घरों में कितनी सुंदर सजावट हो रही है। क्या हम भी इस बार कुछ नया कर सकते हैं? राधा थोड़ी मायूस होकर कहती है, हाँ माँ, इस बार कुछ नया करते हैं। मीरा प्यार से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे जैसे दिखावे के लिए नहीं होगा, बल्कि सबके दिल को छू लेगा। रमेश सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो मीरा। चलो इस बार हम भी अपनी जन्माष्टमी को थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। अगले दिन रमेश, मीरा, गोपाल और राधा मिलकर घर को सजाने के लिए कुछ प्राकृतिक सामग्री जुटाने में लग गए। वे सूखी घास, पुराने कपड़े और मिट्टी से सजावट करने का फैसला करते हैं।
राधा खुश होकर बोलती है, माँ, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो हमने खुद ही बनाया है। गोपाल गर्व से कहता है, हाँ माँ, और यह सजावट बाकी सबसे अलग भी लग रही है। पड़ोस वाली लक्ष्मी जब यह देखती है तो वह रमेश के घर आती है। लक्ष्मी हैरानी से कहती है, अरे मीरा, ये तुमने क्या बनाया है? इतनी खूबसूरत सजावट तो मैंने कहीं नहीं देखी। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, लक्ष्मी दीदी, हमने अपने मन और मेहनत से यह सब बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है, और हमने सोचा कि इसे दिल से मनाना चाहिए। लक्ष्मी ने प्रभावित होकर कहा, सच में? ये तो बहुत ही सुंदर बात है। मैं भी अपने घर में इस बार यही करूंगी। जन्माष्टमी की रात में सब लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की तैयारी में जुट जाते हैं। रमेश के घर में गोपाल और राधा श्री कृष्ण जी की आरती कर रहे होते हैं। गोपाल पूजा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्णा, हमें शक्ति देना कि हम हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चले। राधा आरती करते हुए कहती है, भगवान, हमें दूसरों की मदद करने का आशीर्वाद देना। मीरा और रमेश दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। रमेश मन ही मन कहता है, इस बार की जन्माष्टमी वाकई खास है। बच्चों ने इस बार सिर्फ दिखावा नहीं किया, बल्कि असली भक्ति को समझा है। मीरा संतोष भाव से कहती है, हाँ, और यही असली खुशी भी है। भगवान ने जो हमें दिया है उसमें संतोष करना ही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा के बाद मीरा और रमेश मिलकर बच्चों को प्रसाद बांटते हैं। गोपाल और राधा भी अपनी बनी हुई मिठाई पड़ोस के बच्चों में बांटते हैं। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी, माँ, इस बार की जन्माष्टमी सच में बहुत ही खास थी। हमने सभी के साथ अपनी खुशी को बांटा। राधा हंसते हुए बोलती है, और हमें भी समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। रमेश गर्व से कहता है, हाँ बच्चों, असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में ही है। मीरा सभी को देखकर कहती है, इस बार की जन्माष्टमी ने हमें सिखाया, सच्ची भक्ति और सच्चा आनंद वही है जहाँ दिल में भगवान के लिए प्यार हो और दूसरों के लिए सम्मान हो। सभी मिलकर प्रसाद खाते हैं और जन्माष्टमी की रात हर्षोल्लास से बीतती है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीब होने का मतलब यह नहीं कि खुशियां मनाने का हक नहीं है। सच्ची खुशी तो दिल से आती है, न कि भारी दिखावे से। हमें सिखाया गया है कि भगवान का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं और दूसरों की मदद करने को अपना धर्म समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। गांव के बाहरी इलाके में रामलाल अपने एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसकी पत्नी कमला और दोनों बच्चे राधा और मोहन उसके साथ रहते थे। घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उसमें हर कोई अपने तरीके से खुश था। उनके घर में रसोई एक छोटे से कोने में बनी हुई थी, जहाँ एक मिट्टी का चूल्हा था और कुछ बर्तन रखे हुए थे। कमला खाना बनाते हुए रामलाल से कहती है, आज घर में थोड़ा ही आटा बचा है, खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है। क्या हम कुछ इंतजाम कर पाएंगे? रामलाल चिंतित स्वर में कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खेत से इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है और बाजार में भी दाम गिर गए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रामलाल की बेटी राधा आंगन में खेलते हुए कहती है, माँ, आज खाने में क्या बना है? कमला हंसते हुए कहती है, बेटी, आज जो है उसी से कुछ बना दूंगी। तुम और मोहन तो हमेशा हर खाने में खुश रहते हो। मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ माँ, हमें तो आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। चाहे वो जो भी बनाओ, सबसे अच्छा ही बनता है और हमें तो बहुत मजा आता है खाने में। धीरे धीरे शाम होती है। रामलाल खेत से वापस आ रहा होता है। तभी उसका पड़ोसी शंकर उसके पास आता है। शंकर रामलाल से कहता है, अरे रामलाल, सुना है इस बार तुम्हारी फसल भी खराब हो गई।
रामलाल गंभीर स्वर में कहता है, हाँ भाई, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, अब घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा है। शंकर सोचते हुए कहता है, देखो रामलाल, हम दोनों ही गरीब हैं, लेकिन हमें कुछ करना होगा। मैंने सुना है कि गांव के सरपंच जी गरीब परिवारों के लिए मदद करते हैं, क्यों ना तुम भी उनसे जाकर बात करो। रामलाल चौंकते हुए कहता है, सच कह रहे हो क्या भाई? मैं तो ये बात जानता ही नहीं था। ठीक है, कल ही जाकर उनसे मिल लूंगा। अगले दिन रामलाल सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी गांव के मुखिया है और लोगों की मदद के लिए अक्सर योजनाएं बनाते रहते हैं। तो रामलाल सरपंच जी से मिलते हुए कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मैंने सुना है कि आप गरीब परिवारों की मदद करते हैं, उनकी कुछ सहायता का इंतजाम कर देते हैं। सरपंच जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ रामलाल, तुम्हें सही जानकारी मिली है। हम गांव के गरीब परिवारों को हर महीने राशन देने का प्रबंधन करते हैं, ताकि उनकी रसोई में भी कभी आग न बुझे। तुम भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। रामलाल आशा से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास इस समय बहुत तंगी है, घर में खाने के लिए मुश्किल से ही आटा बच पाता है। सरपंच जी समझाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो रामलाल, तुम जैसे लोगों के लिए ही योजना बनाई गई है। कल से तुम राशन लेने आ सकते हो, तुम्हारी रसोई भी कभी खाली नहीं रहेगी, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बाद रामलाल राशन लेकर घर आता है। घर में हर कोई खुश होता है कि अब कम से कम भूखे नहीं रहना पड़ेगा। कमला रसोई में राशन रखते हुए कहती है, ये राशन देखकर दिल को सुकून मिला है, अब बच्चों को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, सरपंच जी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, अब हम बिना चिंता किए राधा और मोहन की पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। राधा खुश होकर कहती है, माँ, आज जो तुमने सब्जी बनाई है, अब रोज ऐसे ही खाना मिलेगा ना? कमला प्यार से कहती है, हाँ बेटी, अब हमारी रसोई में हर दिन चूल्हा जलेगा, तुम्हें अब भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें रोज स्वादिष्ट खाना मिलेगा। रात के समय परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सभी के चेहरे पर खुशी होती है, सभी बहुत उत्साहित होते हैं। मोहन खाते हुए कहता है, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी खेत में आपकी मदद करूंगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सके, फिर हम और भी अच्छा खा सकेंगे और हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। रामलाल गर्व से कहता है, हाँ बेटा, तुम जरूर मदद करना, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी कर लो। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हम अपने हालात जरूर सुधार सकेंगे। राधा उत्साहित होकर कहती है, हाँ पिताजी, मैं भी कुछ सीखूंगी, ताकि माँ की रसोई में मदद कर सकूं और हम सब मिलकर अच्छा खाना बना सके। कमला मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे बच्चे भी हमारी मदद करने के लिए कितने तैयार हैं। हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें भी रोज मेहनत करनी चाहिए। रामलाल खुश होकर कहता है, सही कहा कमला तुमने, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपना काम करेंगे तो हमारी रसोई भी कभी खाली नहीं रहेगी। अगली सुबह रामलाल के घर से पकते हुए खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। आसपास से लोग जा रहे होते हैं, वो उसकी खुशबू से प्रभावित होते हैं। शंकर रामलाल के घर के पास से जा रहा होता है, तभी शंकर कहता है, रामलाल, तुम्हारे घर से तो आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है अब तुम्हारी रसोई फिर से गुलजार हो गई है। रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, अब सब ठीक हो रहा है। सरपंच जी की मदद से हमारी रसोई में फिर से आग जलने लगी है। शंकर खुश होकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब देखना तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी रसोई हमेशा भरपूर रहेगी। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब की रसोई भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें मेहनत, ईमानदारी और उसमें परिवार के प्यार का स्वाद होता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्ची मेहनत और लोगों की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। परिवार के साथ मिलकर हर संघर्ष को जीता जा सकता है और गरीब की रसोई में भी खुशियों की महक
हमेशा बसी रहती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक छोटे से गांव में मीना नामक एक गरीब महिला रहती थी, जो सिलाई का काम करके अपनी बेटी रितु को पढ़ा रही थी। आर्थिक तंगी के कारण उसकी सिलाई की दुकान सही से नहीं चल रही थी। तो रितु चिंतित होकर कहती है, माँ, मैं देख रही हूँ कि आपके पास काम बहुत कम हो गया है। अब हम इस महीने का किराया कैसे भरेंगे? मीना सांत्वना देते हुए कहती है, चिंता मत करो बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अधिक से अधिक कपड़े सिल सकूं, ताकि घर का खर्च चल सके। रितु उदास होकर कहती है, माँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी दुकान खूब चले और हमारे पास भी कभी पैसे की कमी ना हो। तभी मीना की पड़ोस की महिला सुषमा आंटी उसकी मदद करने के लिए आती है। सुषमा आंटी मीना से कहती है, अरे मीना, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काम कम हो गया है। तुम क्यों ना अपनी दुकान थोड़ा नया रूप दे दो, लोग नयापन देखकर आकर्षित होंगे। मीना कहती है, हाँ सुषमा दीदी, पर दुकान की हालत तो आप जानते ही है, इसमें कुछ सुधार करना भी मेरे बस की बात नहीं है। सुषमा आंटी उत्साहित होकर कहती है, एक बात मानो तो कुछ नए डिजाइन और ढंग से कपड़े सिल कर दिखाओ। मैं गांव की अन्य महिलाओं से तुम्हारे काम के बारे में बात करूंगी। मीना कहती है, दीदी, आपका यह सुझाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर अपनी सिलाई में कुछ नया करने की कोशिश करूंगी। रितु अपनी माँ को दुकान में नई डिजाइन और फैशन के बारे में बताने का विचार करती है। वह अपनी माँ की मदद करना चाहती है। रितु उत्साहित होकर कहती है, माँ, मैंने सोचा है कि हम कुछ नए डिजाइन के कपड़े सिलना। मैं इंटरनेट पर देखकर आपको कुछ नए ढंग के कपड़े दिखाऊंगी। शुरू कर दे, जो लोग पहनना पसंद करेंगे। मीना चिंता में कहती है, पर रितु, हम नए कपड़े और डिजाइन का सामान खरीदेंगे कैसे? हमारे पास तो पहले से ही पैसे की तंगी है। रितु आश्वासन देते हुए कहती है, माँ, थोड़ा थोड़ा करके हम पैसे जोड़ सकते हैं। बस एक बार लोग हमारे काम को पसंद करने लगे, फिर हमारे पास काम की कमी नहीं रहेगी। मीना सोचते हुए कहती है, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे कहे अनुसार कुछ नए डिजाइन सीखने की कोशिश करती हूँ। तुम मेरी मदद करोगी? रितु खुश होकर कहती है, हाँ माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मीना का पड़ोसी रमेश, जो एक छोटे दुकान का मालिक है, उसके दुकान के लिए कुछ ग्राहकों की सिफारिश करता है। रमेश मीना से कहता है, मीना बहन, मैंने सुना है कि तुम कुछ नए डिजाइन लेकर आई हो। मेरे कुछ ग्राहकों को तुम्हारी सिलाई की जरूरत है, क्यों न तुम उन्हें अपना काम दिखाओ? मीना उत्साहित होकर कहती है, धन्यवाद रमेश भैया, आपकी मदद से मेरी दुकान का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं पूरी मेहनत से सिलाई करूंगी ताकि वे सभी संतुष्ट रहे। रमेश प्रोत्साहित करते हुए कहता है, मुझे यकीन है मीना बहन, तुम्हारे काम में लगन है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रमेश की सिफारिश पर कुछ महिलाएं मीना की दुकान पर आती है। मीना अपने सिलाई कौशल और नए डिजाइन के कपड़े उन्हें दिखाती है। पहली महिला कहती है, मीना बहन, तुम्हारे साथ में तो जादू है। यह डिजाइन बहुत ही सुंदर है। मुझे अपने बेटे के लिए भी ऐसा ही सूट बनाना है। तो दूसरी महिला सराहना करते हुए कहती है, हाँ बहन, मुझे भी अपनी बहू के लिए कुछ नए डिजाइन सिलवाने हैं। तुमसे कपड़े सिलवाने में मुझे खुशी होगी। मीना मुस्कुराते हुए कहती है, जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी सिलाई मिले। धन्यवाद कि आपने मुझे यह मौका दिया। कुछ दिनों बाद गांव के धनी व्यक्ति सेठ जी मीना की दुकान पर आते हैं और उसे एक बड़ा ऑर्डर देने का प्रस्ताव करते हैं। सेठ जी प्रभावित होकर कहते हैं, मीना बहन, तुम्हारे काम की तारीफ तो सुनी है। मेरे घर में एक बड़ा समारोह है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ के लिए कुछ खास कपड़े सिल दो। मीना आश्चर्यचकित होकर कहती है, सेठ जी, आपके जैसे बड़े आदमी के लिए काम करना
मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं पूरी मेहनत से आपके लिए कपड़े सी लूंगी। सेठ जी प्रसन्न होकर कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इस ऑर्डर के साथ ही मैं तुम्हारे काम को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ और मदद भी कर दूंगा। सेठ जी का ऑर्डर पूरा करने के बाद मीना का नाम गांव में फैलने लगता है। उसके दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है और वह अपने जीवन में नई सफलता का अनुभव लेती है। ऋतु खुश होकर कहती है, माँ देखो, हमारी मेहनत का फल मिला है हमें। अब हमारी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो रही है। मीना भावुक होकर कहती है, हाँ बेटी, यह सब तुम्हारी मदद और मेहनत से ही संभव हुआ है। अब मुझे यकीन है कि हम अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। तभी सुषमा आंटी मुस्कुराते हुए कहती है, मीना, तुमने अपनी मेहनत से और हिम्मत से एक मिसाल कायम कर दी है। अब तुम्हारी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई है। मीना गर्व से कहती है, हाँ दीदी, मैंने सीखा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। मीना ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी बेटी ऋतु की मदद ली और अपने काम को आगे बढ़ाया और मीना गांव में एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन सिलाई का काम करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपकी सिलाई की दुकान भी चल सके। गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब किसान रामनाथ अपने बेटे रवि के साथ रहता था। रामनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी खेती में बिता दी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हुई। उसकी पत्नी का वर्षों पहले निधन हो चुका था और अब वह अपने बेटे रवि के साथ रहता था और अपनी जिंदगी बिताता था। एक दिन सुबह में रामनाथ और रवि खेत में काम कर रहे थे। रवि ने अपनी उखड़ी हुई सांसों से बीच में कहा, बाबा, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें कभी पर्याप्त धन नहीं मिलता। हमें कुछ और काम सोचना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। रामनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, खेती हमारा पारंपरिक काम है, लेकिन मुझे भी लगता है कि हमें कुछ नया सोचना चाहिए। पर क्या सोचे? रवि ने सुझाव दिया, बाबा, गांव में लोग अब तरह तरह की सब्जियां उगाते और शहर में बेचते हैं। अगर हम भी कुछ नई फसलें उगाए तो शायद हमें भी ज्यादा लाभ हो सकता है। रामनाथ ने सोचा, तुम सही कह रहे हो बेटा रवि, लेकिन हमारे पास नई फसलें उगाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। रवि ने आत्मविश्वास के साथ कहा, बाबा, हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। मैं शहर जाकर एक छोटी सी नौकरी कर लूंगा और जो पैसे आएंगे उससे हम नई फसलें लगाने शुरू कर देंगे। रामनाथ ने अपने बेटे के आत्मविश्वास को देखकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जाओ और मेहनत करो बेटा। रवि ने अपने पिता से विदा ली और शहर की ओर रवाना हो गई। शहर में उसे एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। वहाँ उसने दिन रात मेहनत की और जो भी कमाई होती उसे अपने पिता के पास गांव में भेज देता। गांव में रामनाथ ने रवि द्वारा भेजे गए पैसों से नई फसलों की तैयारी शुरू कर दी। उसने सब्जियों की नर्सरी बनाई, खेत में नई फसलें उगाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई और रामनाथ ने रवि को फ़ोन कर बताया, बेटा, फसल बहुत अच्छी हुई है। तुमने सही कहा था, हमें इस बार अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। रवि ने खुशी से कहा, बाबा, मैं जल्द ही गांव आऊंगा। हमें मिलकर फसल को बाजार में बेचना भी है। रवि गांव लौट आया और उन्होंने मिलकर फसल को बाजार में बेचना शुरू किया। इस बार उन्हें अच्छी कीमतें मिली और उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। रवि ने
अपने पिता से कहा, बाबा, अगर हम साथ मिलकर कुछ करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। रामनाथ ने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा बेटा, मेहनत और समझदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में भी अगर आप परिवार के सदस्य एकजुट होकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जैसे रामनाथ और रवि की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपनी कठिनाइयों से हार नहीं मानते और मिलजुल कर उनका सामना करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।